अभी हमने पढ़ना शुरू किया है रिटर्न ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ये टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम क्या कंप्यूट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हमें सिक्योरिटी से कितनी रिटर्न की उम्मीद है, जो बेस्ड होती है हिस्टोरिकल डाटा पे, राइट। अच्छा, इसमें मैंने आपसे कहा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए पास्ट की इंफॉर्मेशन का ही एवरेज कर लो, उससे एक उम्मीद लग जाएगी फ्यूचर में क्या होगा। एवरेज करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज। सो थोड़ा सा हम वेटेड एवरेज के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, और फिर एक क्वेश्चन भी करते हैं उससे रिलेटेड। अब कंसेप्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न, हम लोग तो यही पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, और इस एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर अब हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को वेटेड एवरेज रिटर्न। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स को वेटेड एवरेज निकालना आता है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ से प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अराइज होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वेटेड एवरेज। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अनिल, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अनिल, और उसने मेरे यहाँ से पूरी पढ़ाई करी है और अब मैं उसका मॉक टेस्ट ले रही हूँ, और मैंने उसका करीबन 10 बार मॉक टेस्ट लिया। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर के दौरान कि मॉक टेस्ट लिया, तो मैं वही सेम एग्जांपल को अब वेटेड एवरेज के कंसेप्ट में ढाल रही हूँ, ठीक है। सो मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसका मॉक टेस्ट लिया और उसका मैंने करीबन 10 टाइम्स मॉक टेस्ट लिया, नंबर ऑफ अकरेंस। तो मैंने उसका टेस्ट लिया और उसका क्या आउटकम आया, क्या मार्क्स आए वो देखिए। सो पहली बार जब मैंने तीन टेस्ट में तो मैंने पाया कि उसके करीबन आए हैं 60 मार्क्स। 3 टेस्ट में उसके करीबन आए हैं 60 मार्क्स, और 2 टेस्ट में उसके करीबन आए हैं 40 मार्क्स, ठीक है। और 5 टेस्ट में उसके आए हैं लेट अस से 50 मार्क्स। भाई मैंने टोटल कितने टेस्ट लिए उसके, मैंने उसके टोटल लिए 10 टेस्ट, और 10 टेस्ट में उसका ये आउटकम आया है। तो मैंने आपको बताया था जो हम पास्ट में करते हैं उसी से हम उम्मीद लगा सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा। अब मुझे जानना है कि टोटल 10 पेपर्स में उसके टोटल कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने आए उसके। भाई उसके 3 बार तो 60 मार्क्स आए हैं, 2 बार टेस्ट लेने पे 40 मार्क्स आए हैं, और 5 बार टेस्ट लेने पे 50 मार्क्स आए हैं। तो मुझे जानना है कि टोटल मार्क्स उसके 10 पेपरों में कितना है। तो 60 मार्क्स एक पेपर में, ऐसे 3 पेपर थे तो 180 मार्क्स तो यही हो गए, करेक्ट। 40 मार्क्स आए 2 पेपर में आए तो टोटल 2 पेपरों में 80 मार्क्स हो गए। 50 मार्क्स आए 5 पेपरों में, हर पेपर में 50 मार्क, तो 250 मार्क्स हो गए। इफ आई एड दीज मार्क्स, हाउ मच इट इज कमिंग, 16 + 5 21 510। सो बेसिकली उसके 510 मार्क्स आए हैं कितने मॉक टेस्ट में, 10 मॉक टेस्ट में, करेक्ट। सो कैन आई नाउ फाइंड एवरेजली उसके 510 मार्क्स आते हैं 10 पेपरों में, तो एक पेपर में कितना आता है। तो उसका हमारा बड़ा सिंपल सी बात बोल रही हूँ, 51 मार्क्स उसके ऑन एन एवरेज आए, राइट। अब ज़रा मुझे कुछ शब्दों पे डिस्कशन करना है, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है नंबर ऑफ अकरेंस। क्या मैं इसे फ्रीक्वेंसी बोल सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी है ना भाई। उसके मार्क्स 3 बार ऐसे आए, 2 बार पास्ट में ऐसा हुआ है नंबर ऑफ अकरेंस, और 5 बार ऐसा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर में इन आउटकम्स में, ये मार्क्स के आउटकम्स हैं, मार्क्स के आउटकम्स में से कौन से वाले मार्क्स की आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे पास्ट की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो करीबन 5 बार ऐसा देखा गया है कि इस बच्चे के 50 मार्क आए हैं। तो फ्यूचर में 50 मार्क आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि पास्ट में ज़्यादा बार ये देखा गया है। इसका मतलब इसकी अहमियत ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है। और सबसे कम वेटेज किसकी है, इसकी, क्योंकि सिर्फ 2 बार ही ऐसा पाया गया है, ओनली 2 टाइम्स वी हैव फाउंड कि उसके ये मार्क्स आए हैं। तो इसकी लेस वेटेज है, और इसकी मोर वेटेज है, राइट। तो तीनों तरह के आउटकम्स की वेटेज बराबर नहीं है, ये हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये 51 मार्क्स
इस तरह की कैलकुलेशन से भी निकाला जा सकता है, या एक और तरीका भी था, अगर मैं यहाँ पे 3 से, देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तभी आया था। अगर मैं यहीं पर ही 10 से डिवाइड कर दूं, प्लीज ऑब्जर्व हेयर, अगर मैं इधर ही, एक सेकेंड, अगर मैं इधर ही 10 से डिवाइड कर दूं तो 60 इंटू 3/10, फिर ये 18 आएगा, 0 कट जाएगा। 40 इंटू 2/10, 8, बहुत बेसिक बातें कर रही हूँ। 50 इंटू 5/10, 25, तो ये अपने आप ही 51 मार्क्स आ जाते कि नहीं आ जाते। सो बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व हेयर, 3/10 मीन्स व्हाट, 3/10 मीन्स व्हाट, 0.30, 0.20, 0.50। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, 30%, 20%, 0.20 इज 20%, 20/100 एंड 50%, करेक्ट। अगर आपने, प्लीज अब ध्यान सुनिएगा, अगर आप पॉसिबल, देखिएगा ये क्या है, मैं इसको अब मैंने एक वर्ड मुंह से निकाला अभी, कौन सा वर्ड, पॉसिबल आउटकम्स। फ्यूचर में अनिल के क्या मार्क्स आ सकते हैं, या तो 60 आएंगे, या 40 आएंगे, या 50 आएंगे। हम तो ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं, पास्ट के डाटा को देखकर, हिस्टोरिकल डाटा को देखकर हम फ्यूचर का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कीपिंग ऑल कंडीशंस सेम। सो फ्यूचर में इस व्यक्ति के मार्क्स 60, 40, 50 आ सकते हैं। इसमें इसकी आने की संभावना ज़्यादा थी, इसके आने की संभावना कम थी, तो मैंने वेटेज, इसे बोलते हैं वेटेज, वेटेज से मल्टीप्लाई किया। 60 का सिर्फ 30% लिया, जो 18 आया। 40 का 20% लिया, 20 का 20%, 40 का 20% लिया। 50 का 50% लिया, 25 आया, और उसको जोड़ा। ये मेरे पास आ गए कौन से मार्क्स, वेटेड एवरेज मार्क्स, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने जितने भी फ्यूचर में आने की चीज़ों की होने की संभावनाएं थी, पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन्हें किससे मल्टीप्लाई किया। ये 30, 20, 50 क्या है, वेटेज, जिसे हम बोल भी सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, किसकी होने की कितनी संभावना है, चांसेस। These are different words which you will see in the question. कभी आपको चांसेस वर्ड दिखेगा, कभी आपको प्रोबेबिलिटी वर्ड दिखेगा, कभी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखेगी, नंबर ऑफ अकरेंस वर्ड लिखा होगा। बेसिकली ये सारे वर्ड क्या डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं, अहमियत बता रहे हैं कि किस आउटकम की कितनी ज़्यादा अहमियत है। कोई चीज़ पास्ट में बार बार हुई है तो उसकी फ्यूचर में होने की संभावना भी क्या है, ज़्यादा। अब मैं यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला बनाऊंगी। आपने ये 51 कैसे निकाला, आपने ये 51 कैसे निकाला, बहुत सिंपल था। आपने ये जो पॉसिबल आउटकम्स थे, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी से, 60 इंटू 30% या 60 इंटू 0.3, 40 इंटू 0.20, 50 इंटू 0.5। तो मैं यही यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पॉसिबल आउटकम्स जो थे उनको मल्टीप्लाई किया, पॉसिबल आउटकम्स को मल्टीप्लाई किया मैंने फ्रीक्वेंसी से या प्रोबेबिलिटी से। फिर जो फिगर्स आई ये वाली, इन्हें जोड़ दिया, ऐड कर दिया, सबमेट कर दिया, जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी सारी जोड़ दी। ये मेरा निकल के आ गया एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स। अब जैसे मैंने आपको मार्क्स का कंसेप्ट सिखाया, ऐसे ही हम रिटर्न्स का कंसेप्ट भी सीखेंगे। आपको क्वेश्चन में पॉसिबल रिटर्न्स दे रखी होंगी किसी कंपनी की जो पास्ट में आई है, और हमें उसी पर वो सारी रिटर्न्स होने की संभावना सेम नहीं है। कोई रिटर्न पास्ट में ज़्यादा बार आई है, कोई कम आई है, कम बार आई है। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे को फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं दी होती, प्लीज़ देखिए, अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये नहीं दी होती, इट वॉज नॉट गिवन, देन वॉट वुड वी हैव डन। तो हमारे लिए तीनों फिगर्स बराबर अहमियत तक थी, 1/3, 1/3, 1/3। देखिएगा प्लीज, फिर हमारे लिए तीनों फिगर्स हमारे लिए क्या अहमियत तक थी, इक्वल अहमियत, 1/3, 1/3, 1/3। तो फिर हमारे पास अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम बस सिंपल करते हैं 60 + 40 + 50 डिवाइडेड बाई 3, सिंपल एवरेज निकाल लेते। तो ये तीनों पॉसिबल आउटकम्स की अहमियत सेम होती तो बराबर वेटेज देके डिवाइड बाई 3 कर देते। बट यहाँ पे तीनों पॉसिबल आउटकम्स की अहमियत अलग है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अब अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि 51 मार्क्स आने की संभावना है फ्यूचर में।
याद रखिएगा ये एवरेज है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आएगा 51 मार्क्स नहीं, 51 से ज़्यादा भी आ सकता है, कम मार्क्स भी आ सकता है अनिल का। 51 मार्क्स तो मैं उम्मीद कर रही हूँ, एवरेज है, एवरेज फिगर इज नॉट एक्चुअल फिगर, इज नॉट एक्चुअल। आइदर ही विल गेट लेस देन 51 marks, either he will get 40 or 50 or he might get 60. Actual figures will vary. This variation is risk which we will discuss and compute in the next lecture, but currently now let us do a question on weighted average. See, if any student wants to write down, you just have to pause the screen and write it down. I will keep on explaining what is important is already given in my notes, but what I write you can write it down by just pausing the screen. Okay, so let us take up the second conceptual problem. हाँ जी, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? वेटेड एवरेज कंसेप्ट पे। अब हमको समझ आ चुका है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली हमें दिखाती है कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स की होने की पास्ट में कितनी बार वो पॉसिबल आउटकम हुआ है, इसको दर्शाता है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली वेटेज बताती है। ठीक है, क्वेश्चन सेज an investor estimates that return on shares in 2 different companies under 3 different scenarios are likely to be as follows. So basically इस क्वेश्चन में इन्वेस्टर अनुमान लगा रहा है क्या रिटर्न मिलेगा शेयर्स पे अलग अलग सिचुएशंस में। सो देखिए ज़रा, ये सिनेरियोज है अलग अलग हालातों में। हालात का मतलब क्या है यहाँ पे? इकॉनमी कैसी रहेगी, हो सकता है इकनॉमी जो है वो रिसेशन में हो, या वो ग्रोइंग इकनॉमी हो, या वो स्टेबल इकॉनमी हो। अलग अलग हालात फ्यूचर में जैसे होंगे उसके हिसाब से कंपनी, 2 कंपनियों का जिक्र हो रखा है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, उनसे कितनी प्रतिशत रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं इसका मतलब ये पॉसिबल क्या है? आउटकम्स। किसके आउटकम्स हैं? रिटर्न के। किस कंपनी के? एक्स कंपनी, राइट। सो आई विल राइट लाइक दिस, ये रिटर्न्स किसकी हैं? पॉसिबल आउटकम्स किसके हैं? आर के या वाई? वाई कंपनी के। और ये चांस है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी बात, प्लीज ये परसेंटेजेस नहीं ये परसेंटेजेस हैं, परसेंटेजेस को मत हटाइएगा, ये रिटर्न है। रिटर्न परसेंटेज में ही चाहिए मुझको। अब क्योंकि मेरे पास ऑब्जर्वेशंस 3 हैं, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हो तो एवरेज करिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि सिंपल एवरेज करूं कि वेटेड एवरेज करूं। अगर हर ऑब्जर्वेशन की अहमियत सेम नहीं है, अलग अलग है, तो भाई कौन सा एवरेज करो? वेटेड एवरेज। तो कुछ नहीं करना, पहले कंपनी एक्स का करेंगे, फिर कंपनी वाई का करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमको रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, फ्यूचर में क्या रिटर्न आने की संभावना है। अब फ्यूचर में 36% रिटर्न भी आ सकता है, 26% भी आ सकता है, 12% भी आ सकता है। एवरेज कर लेते हैं। सिंपल करें कि वेटेड करें? वेटेड एवरेज कर लेते हैं। बताइए क्या रिटर्न आएगा अगर वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर देता है किस में? सिक्योरिटी एक्स अलोन में या वाई में। या तो वो सारी पूंजी एक्स में लगा रहा है या सारी पूंजी वाई में लगा रहा है। बेसिकली वो पोर्टफोलियो नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी मैं पोर्टफोलियो की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंडिविजुअल सिक्योरिटी की। तो या तो वो सारा पैसा अपना एक्स में लगाएगा या सारा पैसा वाई में लगाएगा। तो सीधा सवाल है एक्स से कितनी रिटर्न की हम उम्मीद कर रहे हैं, और वाई का अलग से सेपरेटली सॉल्व करना है। विच इज़ द परफेक्ट सिक्योरिटी वो हम बता देंगे। अभी पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सो कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। पहले हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कंपनी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स किस चीज़ के आउटकम्स? किस चीज़ के आउटकम्स? रिटर्न के आउटकम्स। रिटर्न फ्रॉम कंपनी एक्स। क्या क्या रिटर्न्स के आउटकम हैं क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। वो है 36, 26 एंड 12। 36, 26 एंड 12, 26 एंड 12। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसकी वेटेज से, प्रोबेबिलिटी से। बड़ा सिंपल सा। तो प्रोबेबिलिटी पूरा ना लिख के आप सीधा लिखेंगे पी। एग्जाम में भी मैम ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। प्रोबेबिलिटी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, पी लिखे, सिंपल। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25.5.25।
0.25, 0.5 एंड 0.25। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, मैंने आपको यहाँ पे सारा समझा दिया था अच्छे से कि जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोबेबिलिटी से। तो वही करने वाले हैं हम लोग। क्यों करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 36 इंटू 0.25, 36 into 0.25 is coming out to be 9. So what am I doing? I am multiplying the possible outcomes with probability. 36 का सिर्फ 25% लेना है तो कितना आ रहा है 9। 26 का आधा कर लो 50%, 13। 12 का 25% 3। अब इसका समेशन करना है, जोड़ना है इन तीनों फिगर्स को। हमें इन तीनों फिगर्स को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। समेशन I इज इक्वल टू फर्स्ट से लेके पूरी थर्ड ऑब्जर्वेशन तक किसका समेशन कर रहे हो, इस वाली फिगर का। कितना आ रहा है जोड़ के, ये 9 + 3 + 13 + 3, इट इज कमिंग आउट टू बी, देखिए बाकी स्टूडेंट्स तो जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मेरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कमज़ोर है। 25, 25। व्हाट इज दिस 25? दिस इज द रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट, weighted average return you can expect from this company in future. So expected return represent करता है ये, जिसे हम represent कर सकते हैं ऐसे, average ही तो है ये, RX। बेसिकली ये क्या है, expected return। इसको एक और तरीका होता है, कई बार हम ऐसे लिख सकते हैं R बार, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बारी। आप देखेंगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी भी तरीके से लिख सकती हूँ, RX ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न। या कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने क्या निकाला है, वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न वेटेड एवरेज। क्यों एवरेज लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी थी। सेम तरीके से आपको किसको भी करना है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई, वाई कंपनी का भी अलग से निकालो। सो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम कंपनी वाई। सेम पैटर्न पे ही करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप देखिए क्या संभावनाएं हैं फ्यूचर में होने की, पॉसिबल आउटकम्स। किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, मार्क्स की बात हो रही है, नहीं रिटर्न की बात हो रही है, आर वाई। क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं वाई कंपनी के, 22, 16 एंड 14, 22, 16 एंड 14। क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है, क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है, P। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, सेम प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। इफ नथिंग इज मेंशन यू एज्यूम सेम प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ। सो अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो फिर सिंपल एवरेज तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर आउटकम का होने की संभावना अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम वेटेड एवरेज करेंगे। वेटेड एवरेज कैसे करते हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको प्रोबेबिलिटी से क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, फिर वही बात इसी एग्जाम्पल से बताया था आपको, वेटेड एवरेज कर रहे हैं, ठीक है। 22 इंटू 0.25, 22 का 25% ले रहे हैं हम खाली। प्लीज़ ये परसेंटेज है, इसको मत ओपन कर देना, ये परसेंटेज ही आना चाहिए। 22 का सिर्फ 0.25 प्रपोर्शन लेना है। ये अभी भी किस में ही रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज में। इवन ऊपर भी ये 25% क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, परसेंटेज। इसकी क्लैरिटी रखिएगा, ये रिटर्न है, ये रेट ऑफ रिटर्न है। दिस इज व्हाट, रेट ऑफ रिटर्न। बट कौन सी रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, विच इज बेसिकली वेटेड एवरेज, ठीक है। सिमिलरली 16 का आधा ले लो 50%, सो 8%। 14 का 2.25 ले लो तो 3.50%। तो ये आ गया आपका 17%। व्हाट इज दिस, बेसिकली यू हैव सबमिटेड 3 ऑब्जर्वेशंस। You have submitted how many observations? 3 observations. Taken the product RY into P, right? क्या है, क्या ये, what is this? Average return, weighted average है तो average return, average मतलब R बार की तरह दिखाते हैं, average है ना ये। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं expected return, पूरा लिख लीजिए। कुछ भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, expected return पूरा लिखो, या expected return या एक्सपेक्टेड RY ऐसे शॉर्ट में भी लिख देते हैं हम। ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आई बात। तो आपको वेटेड एवरेज कब, अच्छा, और कौन सा कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है
ऑब्वियसली बात है, तो बड़ा कॉमन सेंस है, जो कंपनी से रिटर्न क्या आएगी ज़्यादा लागत के ऊपर, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये कंपनी से अनुमानित है कि भाई 25% रिटर्न देगी हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इस कंपनी से हम अनुमान कर रहे हैं कि 17% रिटर्न विल कम ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है? ऑब्वियसली रिटर्न फ्रॉम कंपनी एक्स इज परफॉर्मिंग बेटर। सो सेम लाइन यू हैव टू मेंशन that company X is giving you higher return, so it would be preferred. Company X gives a higher return than security Y would hence be preferred. Is it clear? अच्छा, मैंने यहाँ पे टेबल ही बनाई है, बस लाइंस नहीं डाली। आपको एग्जाम में इसको लाइंस की तरह भी करके आ सकते हो, बिना उसके भी। जब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाएंगे तब हो सकता है हम लोग इसको, अभी से बता देती हूँ। अब ये जो आपने किया है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने पॉसिबल आउटकम को 36 को मल्टीप्लाई किया था किससे? 0.25 से। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इसको आपने मल्टीप्लाई किया इससे, ये आया। फिर इस 9 के अंदर आपने 13 जोड़ा और फिर 3 जोड़ा, राइट? करेक्ट और नॉट? लेट मी शो इट विद दिस। इनको आपने प्लस ही तो किया है, सो मैं यहाँ पे ये प्लस लिख रही हूँ। फिर 26 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 0.5 से। फिर प्लस 12 इंटू 0.25, जो मिला के कितना आ गया? 25%। तो हो सकता है हम टेबुलर तरीके से रिटर्न निकालें। ये भी तो क्या है, यही तो किया हमने, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कंपनी एक्स। सो या तो हम इस तरह से टेबल में करेंगे इसको, जस्ट अ सेकेंड, या तो हम इसे किस में करेंगे? टेबल में। देखो अभी टेबल बनाने में टाइम लगेगा। टेबल या तो हम लोग इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे, यस, या तो हम इसमें लाइंस ड्रॉ करके ऐसे इस तरह से टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे, और जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसको हॉरिजॉन्टली करके दिखा देंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न लाइक दिस। सो पॉसिबल आउटकम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रोबेबिलिटी से, प्लस डालेंगे पॉसिबल आउटकम विद मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल आउटकम मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, इस तरह से सोल्यूशन निकालने के बजाय सीधा पॉसिबल आउटकम इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी वेटेज प्लस 16 इंटू 0.50 प्लस 14 इंटू 0.25, इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारा 17% आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप चाहे तो यहाँ लिखें या यहाँ पे लिख लें, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम वाई कंपनी। सो इस तरह से आप ईजीएस्ट वे से आप करेंगे। देखेंगे आप क्वेश्चन, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एक ही फ्लो में करना है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई बात? तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था, वेटेड एवरेज। अब हम लोग रिटर्न को लेके बहुत क्लियर हैं, रिटर्न के बारे में हमें सब समझ आ चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं कौन से सिक्योरिटी को हम खरीदें, किस में पैसा लगाएं, किस में ना लगाएं, क्योंकि हम एक जगह पे पैसा नहीं लगाएंगे, हम मल्टीपल जगहों पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसका भी एक अलग से डिस्कशन होगा कि हम अलग अलग जगहों पे लगाकर पैसा इन्वेस्ट करके क्या हासिल करते हैं, वो अलग डिस्कशन है। अभी फिलहाल हम एक सिंगल सिक्योरिटी को एनालाइज कर रहे हैं, सिंगल सिक्योरिटी को हम एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज कर रहे हैं? कि वो सिंगल सिक्योरिटी पैसे लगाएं कि ना लगाएं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें ना करें, उसके लिए हमको दो बातें कंप्यूट करनी आनी चाहिए। रिटर्न, कितनी रिटर्न हम उम्मीद करें इस सिक्योरिटी से, किसी भी सिक्योरिटी से, और उस सिक्योरिटी में कितना रिस्क मौजूद है, रिस्क होता क्या है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हम अलग अलग जगहों पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं। वाई डू वी पुट ऑल आवर मनी इन डिफरेंट एग्स, नॉट इन वन particular in a security? Why do we put our money in different options? What is the purpose of having a collection of investment? क्यों नहीं एक जगह पे पैसा लगा देते हो, अलग अलग जगहों पे पैसा लगाते हो? कोई पर्पस सॉल्व होता है क्या? रिटर्न बढ़ जाती है क्या? रिस्क कम हो जाता है पोर्टफोलियो बनाने से? इसका डिस्कशन करेंगे और उसका फिर प्रैक्टिकल साइड भी देखेंगे। पर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सबसे मेन डिस्कशन है कौन सा? रिस्क, रिस्क का मेजरमेंट
और फिर उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो दिस मच फॉर दिस सेशन एंड प्लीज़ डू गिव अ रिविजन टू वॉट एवर वी हैव स्टडीड, ओके, and try to solve. These are just conceptual question. Along, whenever the concept will be finished, if we can do any question from study material, we will also do. There is a question bank also that I will be uploading. That question bank will have RTP, MTP's question, all possible questions which is relevant for exam, as well as all the questions of your module also. All the questions we will be doing, not single question we will be leaving. So because आफ्टर ऑल स्टडी मटेरियल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसको करना, उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।